तो हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम यूपीएससी के द्वारा पूछे गए सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र की चर्चा करेंगे। सामान्य अध्ययन, जिसको हम इंग्लिश में जर्नल स्टडी कहते हैं। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 120 से। इसमें 120 क्वेश्चन है। ठीक है ना। और 2 घंटे का आपको समय दिया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 घंटे में हम ये पेपर खत्म करेंगे। ठीक है ना। चलिए, तो पहले कलर चूज कर लेते हैं। ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में दिया है। तो अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है तो आप हिंदी वाला सेक्शन पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल नहीं है तो आप इंग्लिश वाला सेक्शन पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। इसलिए मैंने धीरे धीरे स्क्रॉल किया है ताकि आप वीडियो को पॉज करके कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए तो उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। हास्यमान सीमांत उपयोगिता के सिद्धांत के अनुसार। ओके, तो पहले मुझे ये सिद्धांत नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, इंग्लिश वाला पेपर देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, तो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी नियम के अनुसार जैसे ही किसी वस्तु के उपभोग की मात्रा बढ़ती है तो वैसे ही उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता। देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें आपको इकोनॉमी का कोई भी कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए देखते हैं। तो सिंपल सा पूछ रहा है, जैसे किसी वस्तु की उपभोग की मात्रा बढ़ती है, लोग इसको ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है ना। लोग इसको ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए प्याज को लोग ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है ना। प्याज को लोग ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं तो उस समय क्या होगा, प्याज की मात्रा कम होने लगती है। तो जो प्याज की सीमांत उपयोगिता है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। कराघात कर देयता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कराघात मतलब इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेस। ठीक है ना। इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेस, इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेस के बारे में हमें विचार करना है। तो पहला देखते हैं। कर उपभोक्ताओं के अग्र की ओर स्थानांतरित हो जाता है यदि आपूर्ति के सापेक्ष मांग मूल्य निरपेक्ष या लोचहीन है। इसका मतलब ये है, जो हमारा टैक्स है, टैक्स है, जो बोल रहा है कि टैक्स आगे की ओर स्थानांतरित हो जाता है। ठीक है ना। टैक्स आगे की ओर स्थानांतरित हो जाता है यदि आपूर्ति के सापेक्ष मांग लोचहीन है। ठीक है ना। अब ऐसा बोल रहा है कि आपूर्ति के सापेक्ष मांग लोचहीन है। मान लीजिए कोई वस्तु की मांग ज्यादा है, कोई वस्तु की मांग ज्यादा है। ठीक है ना। आपूर्ति के सापेक्ष मांग लोचहीन है। ठीक है ना। देखिए, अगर किसी वस्तु की मांग यहाँ पे इससे कहने का मतलब ये है, किसी वस्तु की मांग बढ़ गई है। जब मांग बढ़ गई है तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, ज्यादा वस्तु बेचोगे। ठीक है ना। ज्यादा वस्तु बेचोगे तो आपका जो कर है, अगर आप ज्यादा का इनकम करोगे, ज्यादा का आपका रेवेन्यू होगा तो उस आपको कर भी ज्यादा देना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है, कर आपका आगे की ओर मूव करता है, मतलब कर आपका बढ़ जाता है। ठीक है ना। उसके अलावा दूसरा जो हमारा कथन है वो क्या है, कर, ये देखिए, ये हमारे उपभोक्ता के लिए पूछ रहा है और ये उत्पादक के लिए। कर उत्पादक निर्माताओं के पक्ष की ओर स्थानांतरित हो जाता है यदि मांग की तुलना में आपूर्ति अपेक्षाकृत अधिक मूल्य निरपेक्ष है। इसका मतलब कि मांग की तुलना में जो हमारी आपूर्ति है अधिक मूल्य निरपेक्ष है, तो उसमें क्या हो जाता है, कर आपको कम देना पड़ेगा। ठीक है ना। तो जो इसका दोनों ऑप्शन, जो हमारा कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। ठीक है ना। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगर आपको इसके एक्सप्लेनेशन में प्रॉब्लम हो तो आप गूगल करके देख सकते हैं, या इसके अलावा कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है ना। यहाँ पे ऐसे एक्सप्लेन करेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, 2 घंटे से ज़्यादा, और हमें ये पेपर 2 घंटे में ख़त्म करना है। ठीक है ना। चलिए, जो हमारा अगला क्वेश्चन है, सर सैयद अहमद खान के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो उनका तर्क था कि भारत समान वंशानुक्रम पर आधारित सजातीय समुदायों का एक महासंघ था। उनका तत्व विचार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तत्व विचार के बहुत अधिक समान था। नहीं, ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि सैयद अहमद खान का विचार राष्ट्रीय कांग्रेस के समान नहीं था। उन्होंने व्यक्तिगत नागरिक अधिकारों पर आधारित एक राष्ट्र राज्य के रूप में भारत की कल्पना की। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के पाठ्यक्रम में मुस्लिम धर्मशास्त्र और यूरोपियन अनुभववाद को मिश्रित कर दिया। ये सही है फ्रेंड्स, क्योंकि
जो हमारे सर सैयद अहमद खान है उनको मुस्लिमों का उद्धारक माना जाता है, क्योंकि और इन्होंने मुस्लिमों के यूरोपीय शिक्षा पर ज़्यादा से ज़्यादा बल दिया, ठीक है ना। ये वही सर सैयद अहमद खान है जो कभी हिंदू और मुसलमान के यूनिटी की बात करते थे, लेकिन ये बाद में रेडिकल हो गए, बाद में ये मुस्लिम पक्षी हो गए, ठीक है ना। तो देखते हैं, तो ये ऑप्शन हमारा सही है, हमें सही उत्तर चुनना है, ठीक है ना। तो 4 हमारा सही है। उसके अलावा पहला देखते हैं, उनका तर्क था कि भारत समान वंशानुक्रम पर आधारित सजातीय समुदायों का एक महासंघ था। तो इनिशियल में जो हमारे सैयद अहमद खान थे वो हिंदू और मुस्लिम यूनिटी पर पूरा बल देते थे और वो मानते थे, तो इसलिए जो ऑप्शन ए है वो भी राइट है, ठीक है ना। 2 तो रॉन्ग है, हमें पता है। उन्होंने व्यक्तिगत नागरिक अधिकारों पर आधारित एक राष्ट्र राज्य के रूप में भारत की कल्पना की। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, तो ये ऑप्शन 2 एंड 3 एलिमिनेट हो जाएगा। जो हमारे पास राइट ऑप्शन बचेगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 एंड 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एलिफेंटा द्वीप के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो जो हमारा एलिफेंटा द्वीप है फ्रेंड्स, ये मुंबई के पास ही पड़ता है, ठीक है ना। यह एक विशाल हाथीनुमा संरचना पाए जाने नहीं, ये हाथीनुमा संरचना का द्वीप नहीं है, सॉरी। इसमें एक विशाल गुफा है। इसमें एक विशाल गुफा नहीं फ्रेंड्स, इसमें कई छोटी छोटी विशाल गुफाएं हैं, ठीक है ना, एलिफेंटा द्वीप में। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में वर्णित विष्णु के एक भव्य नक्काशी के लिए सुविख्यात है। यह पशुपत संप्रदाय पंथ से संबंधित है, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। यह पशुपत संप्रदाय पंथ से संबंध है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मनी मेखलाई की लेखक कौन है फ्रेंड्स। तो मनी मेखलाई की लेखक जो हमारे हैं सथनार है, ठीक है ना। मनी मेखलाई एक साउथ इंडियन का काफी फेमस स्टोरी है जिसमें उसके बारे में बात की गई है, ठीक है ना। एक मिनट, वेट अ मिनट फ्रेंड्स। चलिए अपने प्रश्न पत्र पर चलते हैं। मनी मेखलाई के लेखक कौन थे, इसके लेखक सथनार थे, ठीक है ना। इसके ज़्यादा जानकारी के लिए इसके लिए गूगल कर सकते हो, इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको ये लंबे समय तक याद रहेगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये इंग्लिश वाला वर्जन है, ठीक है ना। अगर जो इंग्लिश का वर्जन देखना चाहते हैं तो वो, इसलिए मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, वो देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ से। चलिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 115 है वो क्या बोल रहा है, ब्रह्मदेय अनुदान लगभग 600 से 12 ईस्वी के दौरान की विशेषताएं निम्नलिखित में कौन सी हैं, ठीक है ना। ब्रह्मदेय अनुदान की विशेषताएं कौन सी है जो 600 से 1200 के बीच एक्टिव था, ठीक है ना। इनके सृजन का तात्पर्य था कि राज्य द्वारा राजस्व के वास्तविक अथवा संभावित स्रोतों का त्याग। ये अनुदान एक छोटे भूखंड से लेकर कई गांवों तक के अंतर वाले हो सकते थे। अधिकांश अनुदान अस्थिर आसान क्षेत्रों में किए गए थे, ठीक है ना। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो एक्चुअली ब्रह्मदेय अनुदान मतलब इस अनुदान का ये मतलब है कि जो पहले के राजा थे वो ब्राह्मणों को दान दिया करते थे, ठीक है ना। तो दान में कभी कभी एक छोटा कस्बा दे दिया करते थे, या कभी कभी कई गांव मिलाकर वो दान दे दिया करते थे ब्राह्मणों को, ठीक है ना। तो ये जो हमारा कथन 2 है, ये अनुदान एक छोटे से भूखंड से लेकर कई गांवों तक के अंतर वाले हो सकते थे, ये करेक्ट है, ठीक है ना। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, अधिकांश अनुदान अस्थिर आसान क्षेत्रों में किए गए थे। इसके अलावा जो हमारा पहला, इनके सृजन का तात्पर्य था कि राज्य द्वारा राजस्व के वास्तविक अथवा संभावित स्रोतों का त्याग। तो देखिए जैसे आप कुछ चीज डोनेट करते हो तो उस समय क्या होता है, जो राज्य का स्रोत है, आय का स्रोत है, वो तो आप त्याग रहे हो, तो ठीक है ना, ये ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। ऑप्शन 3 के बारे में हमें क्लियर नहीं है, तो ऑप्शन 3 को हम एलिमिनेट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, 1 और 2, ठीक है ना, 1 और 2, दिस इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ कौन समझ पाया। तो ये बहुत ही इजी प्रश्न है फ्रेंड्स। और ये ब्राह्मी और खरोष्ट लिपि के बारे में जो रिसर्च की थी वो किसने की थी, जेम्स प्रिंसेप ने, और उसी ने समझा था। तो ब्राह्मी और खरोष्ट लिपियों को अर्थ कौन समझ पाया था, जेम्स प्रिंसेप, इसका राइट आंसर है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पत्र पर चलते हैं। दक्षिण अफ्रीका को शामिल करने के बाद पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। दक्षिण अफ्रीका को शामिल करने के बाद जो पहला आपका ब्रिक्स सम्मेलन वो कहाँ हुआ था, सानिया में हुआ था, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 112, विशाखा मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय का निर्णय किससे संबंधित है। तो अगर आपने लेबर लॉ पढ़ा है फ्रेंड्स, तो वहां से आपको आइडिया होगा कि जो विशाखा मामला था
वो किससे रिलेटेड था, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से रिलेटेड था। जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगले प्रश्न पर, संप्रीति 2017 एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो भारत और एक दूसरे देश की सशस्त्र सेनाओं के बीच है। यह दूसरा देश कौन सा है? तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को मैं लीव कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए हमारा जो पेपर हुआ है 2018 में हुआ है, और ये करंट का क्वेश्चन बन रहा है, 2017 में पूछ रहा है। 2018 में पेपर हुआ है, प्रश्न ये प्रश्न पत्र 2018 में कंडक्ट कराया गया है, और ये देखिए जो करंट अफेयर है 2017 का पूछ रहा है, तो हम यहाँ से ये आइडिया लगा सकते हैं कि एक साल पहले का करंट अफेयर जरूर पढ़ के जाना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जलवायु परिवर्तन के अनुकूल के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन निधि के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? जलवायु परिवर्तन मीन्स क्लाइमेट चेंज के बारे में बात कर रहा है। क्लाइमेट चेंज के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन निधि के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए इसका इसका हम लोग हिंदी इंग्लिश वाला वर्जन देखते हैं। 110, Which one of the following statement about the National Adoption Fund for Climate Change is not correct? जो क्लाइमेट के लिए नेशनल फंड अडॉप्ट किया गया उसके बारे में क्या सही नहीं? द फंड सही नहीं पता करना है फ्रेंड्स, याद रखिएगा सही नहीं है। द फंड इज मीन टू असिस्ट नेशनल एंड द स्टेट लेवल एक्टिविटीज टू मीट द कॉस्ट ऑफ एडॉप्शन ऑफ मेजर, ठीक है ना। तो सही बात है, जो फंड है, जो फंड बनाया गया है उसे कहाँ पे खर्च किया जाएगा, सेंटर और स्टेट दोनों लेवल पर, ताकि क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल किया जा सके, ठीक है ना। अगला ऑप्शन है दिस, तो ये ऑप्शन क्या है, राइट है। दिस स्कीम हैज बीन टेकन एज ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सही बात है, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है क्योंकि सेंटर के थ्रू ही अप्लाई किया गया है, ठीक है ना। जो हमारा अगला ऑप्शन है, द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इज द नेशनल इम्प्लीमेंटिंग एंटिटी ऑफ द फंड, नहीं, ये जो गलत हो जाएगा। ये बोल रहा है कि जो हमारा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है वो इसको क्या कर रहा है, इंप्लीमेंट कर रहा है, तो वो इसको इंप्लीमेंट नहीं कर रहा है, ठीक है ना। इसका जो रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी होगा। द स्कीम हैज बीन फोर्सेस, तो स्कीम कब शुरू हुई, 2015 से 16 में शुरू हुई थी, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पे अपना राइट आंसर मिल गया है, तो आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। द प्रोजेक्ट अंडर कोस्टल बर्थ स्कीम ऑफ द फ्लैगशिप सगरमाला प्रोग्राम आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर हाउ मेनी स्टेट? तो ये सगरमाला प्रोग्राम के बारे में पूछा जा रहा है क्वेश्चन, ठीक है ना। एक मिनट फ्रेंड्स, एक एक्स्ट्रा जानकारी आपको देना चाहूंगा। जो इसका कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है आपका क्लाइमेट चेंज के लिए नेशनल एडॉप्शन फंड को, कौन इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी किस डिपार्टमेंट के पास है? तो डिपार्टमेंट क्या है, NAPCC, NAPC, याद रखिएगा फ्रेंड्स, NAPCC ये डिपार्टमेंट है जो इसके इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी लेता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, फुल फॉर्म के लिए आप गूगल कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। द प्रोजेक्ट अंडर कोस्टल बर्थ स्कीम ऑफ द फ्लैगशिप सगरमाला प्रोग्राम आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर हाउ मेनी स्टेट? ये पूछ रहा है कि जो आपका सगरमाला प्रोग्राम है वो कितने स्टेट में तो कितने स्टेट पर लागू है, कितने स्टेट के बीच डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है ना। तो देखिए सगरमाला प्रोग्राम क्या है, सगरमाला प्रोग्राम में बात की गई है इनहेंस द परफॉर्मेंस ऑफ कोस्टल इन लॉजिस्टिक सेक्टर, ठीक है ना। जो हमारे कोस्टल एरिया है, जो हमारे बंदरगाह हैं, उनकी परफॉर्मेंस, उनकी कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया जिसे ही सगरमाला प्रोजेक्ट कहते हैं, ठीक है ना। जिसमें क्या किया जाएगा, जो हमारी कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया कितना है, 7,500 किलोमीटर की जो कोस्टल एरिया है उसमें बंदरगाहों का संरक्षण और उनका विकास, उनका डेवलपमेंट किया जाएगा, ठीक है ना। और ये कितने स्टेट में फैली है फ्रेंड्स, ये 8 स्टेट में फैली है, ठीक है ना। 8 स्टेट इसमें है। कौन कौन से स्टेट है, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, G फॉर गुजरात, ठीक है ना। फिर क्या है, M फॉर महाराष्ट्र, ठीक है, M फॉर महाराष्ट्र। C फॉर कर्नाटक, GMC, ठीक है ना, गुजरात महाराष्ट्र कर्नाटक। इसके बाद आ जाएगा केरल, KT तमिलनाडु, KTA, GMC KTA, ठीक है ना। गुजरात महाराष्ट्र और आपका हो जाएगा कर्नाटक, ठीक है, KTA, केरल तमिलनाडु आंध्र प्रदेश। उसके बाद क्या हो जाएगा, UPB, उड़ीसा पश्चिम बंगाल, ओके, उड़ीसा एंड पश्चिम बंगाल, 8 हो गए ना। तो याद रखिएगा GMC गुजरात महाराष्ट्र और आपका कर्नाटक, KTA केरल तमिलनाडु आंध्र प्रदेश, UPB है ना शायद, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल,
तो यूपी भी आप याद रख सकते हैं, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो ये 8 राज्य हैं जिनमें ये कोस्टल एरिया है और इनके बंदरगाह के विकास के बारे में बात की गई। चलिए अगले प्रश्न पत्र पर, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न संख्या पर। ये हमारा इंग्लिश वाला सेक्शन है। वेयर इज द हम्बन टोटा पोर्ट लोकेटेड, ये इसी को सॉल्व कर दे रहे हैं। तो वेयर इज हम्बन टोटा पोर्ट लोकेटेड, तो हम्बन टोटा का पोर्ट कहाँ लोकेटेड है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, हम्बन टोटा का पोर्ट कहाँ लोकेटेड है, श्रीलंका में, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 107, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना इज नॉट करेक्ट। जैसे ही आप नॉट करेक्ट देखते हैं तो फ्रेंड्स उसको अंडरलाइन करिए, ताकि क्वेश्चन में आपको भूले ना कि आपको करेक्ट फाइंड करना है कि नॉट करेक्ट फाइंड करना है, ठीक है ना। तो मैंने अंडरलाइन कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। इट इज ए प्लेसमेंट लिंक्ड स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम एक्सक्लूसिवली फॉर ए रूरल गर्ल। तो देखिए ये जो प्रोग्राम है दीनदयाल उपाध्याय कौशल्या योजना, ठीक है ना, इसमें क्या बात की गई है, इसमें प्लेसमेंट लिंक्ड स्किल ट्रेनिंग, ये तो सही बोल रहा है कि प्लेसमेंट लिंक्ड स्किल ट्रेनिंग, मतलब पहले आपको स्किल की ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके बाद आपके प्लेसमेंट के लिए काम किया जाएगा, ये तो सही है। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि एक्सक्लूसिवली फॉर रूरल गर्ल। अगर आपके क्वेश्चन में, अगर आपके ऑप्शन में इस टाइप का सेंटेंस आ जाए, ठीक है ना, एक्सक्लूसिवली आ जाए या स्कार्सली आ जाए, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन गलत हो जाता है, ठीक है ना। तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। अगले ऑप्शन पर चलते हैं। इट एम्स टू कन्वर्ट इंडिया डेमोग्राफिक सरप्लस इनटू ए डेमोग्राफिक डिविडेंड। इसका कहने का मतलब ये है कि इंडिया को जो उसका डेमोग्राफिक सरप्लस से ज़्यादा, एक्चुअली इसका ही, चलिए ठीक है, मतलब जनसंख्या से ज़्यादा डेमोग्राफिक डिविडेंड पे कन्वर्ट करना चाहता है, कमाने वाली ज़्यादा क्रिएट करना चाहता है, ठीक है ना। ये भी ऑप्शन क्या है, राइट है। हमें नॉट करेक्ट फाइंड करना है, याद रखिएगा। द स्कीम एम्स टू, तो देखिए नॉट करेक्ट फाइंड करना है, ठीक है। तो नॉट करेक्ट हमें क्या हो गया, मिल गया है, हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, दिस इज द राइट आंसर, क्योंकि हमें नॉट करेक्ट फाइंड करना है, ठीक है ना। ये करेक्ट ऑप्शन है। आगे पढ़ लेते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए। द स्कीम एम्स टू बेनिफिट मोर देन 55 मिलियन पुअर रूरल फोक। तो ये भी राइट होगा क्योंकि हमें अपना आंसर मिल गया है, तो ये भी राइट होगा। तो याद रखिएगा जो दीनदयाल कौशल्या योजना है, कितने मिलियन, 55 मिलियन पुअर रूरल फोक, जो रूरल जो हमारी जनजाति हैं उनके विकास के बारे में बात की गई है, ठीक है ना। इट इज ए जनरेशनल पुवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, तो गरीबी को कम करने के लिए प्रोग्राम लाया गया। तो ये भी सही है, जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या, ऑप्शन ए, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये देखिए जो ऑप्शन बी था, इसका मतलब क्या था, इसका उद्देश्य भारत के जनकिंकी अधिवेश को जननांकी लाभांश में बदलना है, मतलब भारत की जो जनसंख्या है उसको लाभांश में चेंज करना है, तो ताकि उससे कुछ प्रॉफिट हो सके, ठीक है ना। चलिए अगला हमारा जो क्वेश्चन नंबर 106, निर्यात बंधु योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। निर्यात बंधु योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो यह प्रथम पीढ़ी के उद्यमियों को विश्वसनीय सलाह देने की एक योजना है। चलिए ठीक है, निर्यात से संबंधित है तो हो सकता है कि उद्यमियों को सलाह देने की योजना हो सकती है। आगे पढ़ते हैं। यह फसल संरक्षण के लिए एक योजना है। यह समाज के कमजोर असुरक्षित वर्ग के लिए योजना है। यह ग्रामीण गरीबों की निगरानी मॉनिटरिंग के लिए योजना है। देखिए फ्रेंड्स, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर क्या होगा, हमारा ऑप्शन है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए निर्यात से रिलेटेड है तो किससे रिलेटेड होगा, ये उद्यमियों से रिलेटेड होगा, ठीक है ना। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY, याद रखिएगा, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का एक उद्देश्य निम्नलिखित में कौन सा नहीं है। नहीं है मतलब इसको अंडरलाइन करिए पहले। आगे चलते हैं। क्षेत्र स्तर पर सिंचाई में निवेश का अभिसरण प्राप्त करना। सिंचाई में निवेश का अभिसरण, अब अभिसरण क्या होता है देखते हैं। इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन, ओके सॉरी, कन्वर्जेंस अचीव करना है, ठीक है ना। इंटरनेशनल, सॉरी, अगेन सॉरी, मैं हिंदी वाला सेक्शन पढ़ के सॉल्व कर दे रहा हूँ फ्रेंड्स, बार बार ऊपर स्क्रॉल करने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना, टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो मैं हिंदी वाला सेक्शन कवर कर दूंगा, आप इंग्लिश वाला देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब मैं स्क्रॉल नहीं करूंगा आगे से।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पीएम केएसवाई का एक उद्देश्य निम्नलिखित में कौन सा नहीं है? क्षेत्र स्तर पर सिंचाई में निवेश का अभिसरण प्राप्त करना, सिंचाई के अंतर्गत कृषि क्षेत्र का विस्तार करना, जल का अपव्यय रोकने के लिए खेत स्तर पर। तो ये तो सही होगा, ठीक है ना, क्योंकि जल का रोकना, जल के वेस्टेज को रोकना ऑलरेडी अपने में ही सही। प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले फसलों के नुकसान से किसान को बचाना, ठीक है ना। देखिए ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, ठीक है ना, इसमें आपदा आपदा संरक्षण की बात नहीं की गई है, ठीक है ना। तो जो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, जो सही नहीं है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में निर्वाचन के संबंध में वीवीपैट का सही पूरा शब्द रूप निम्नलिखित में कौन सा है, ठीक है ना। तो वीवीपीएटी का फुल फॉर्म बताना है। तो ये काफी चर्चा में था फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? वोटर वेरीफाइएबल, ओके, पेपर ऑडिट ट्रेल। और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन क्या दिया है, ध्यान दीजिएगा, वोटर वेरीफाइंग दिया है, ठीक है ना। तो वेरीफाइंग नहीं होगा, वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर सी। ठीक है अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संधि नहीं है? मानवाधिकार आयोग क्या करता है? पहले तो याद रखिएगा फ्रेंड, जो हमारा मानवाधिकार आयोग है वो एक स्टैच्यूरी बॉडी, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए क्या पूछ रहा है कि क्या काम करता है, ठीक है ना। निम्नलिखित में कौन सा एक अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संधि नहीं है? नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र, महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव के सभी प्रकारों के रूप में उन्मूलन समझौता, अशक्तता वाले व्यक्तियों के अधिकारों पर समझौता, विकास के अधिकार पर घोषणा, ठीक है ना। ये सही लगता है, ये सही लगता है, ये सही लगता है, लेकिन आप जब ऑप्शन डी पढ़ेंगे, विकास के अधिकार पर घोषणा, तो विकास के अधिकार पर घोषणा कौन कर सकता है? उस देश की सरकार ही कर सकती है, ठीक है ना, कोई अंतरराष्ट्रीय संस्था नहीं कर सकती। तो जो उसका गलत ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। तो ये क्या है? राइट आंसर। चलिए अब क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन आईटीबीपी से रिलेटेड है, फिर भी हम देख लेते हैं क्या बोल रहा है कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आईटीबीपी 1962 में बना था। आईटीबीपी मूलतः एक पर्वत प्रशिक्षित बल है, तो ये सही है, पर्वत प्रशिक्षित बल है। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में सीमा रक्षा के लिए 2004 और 2005 में असम राइफल की जगह आईटीबीपी को रखा गया, सही बात है। वर्तमान में आईटीबीपी के 52 विभागीय सेवा बटालियन है, ठीक है ना। ऐसा बोला है कि वर्तमान में आईटीबीपी के 52 विभागीय सेवा बटालियन। तो ये भी करेक्ट है फ्रेंड्स, अगर आप न्यूज पढ़ते हो, न्यूज पेपर फॉलो करते हो, तो ये सब न्यूज आती रहती है, ठीक है ना। तो आईटीबीपी के कितना है? 52 विभागीय सेवा बटालियन, ये भी करेक्ट है। 2004-5 में असम राइफल को हटाकर आईटीबीपी को लाया गया था और आईटीबीपी 1962 में बना था, ये भी याद रखिएगा फ्रेंड्स। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? चारों ऑप्शन करेक्ट है, तो सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी ये घटना उसके घटित होने के वर्ष के साथ सुमेलित नहीं है, ठीक है ना। तो इसके बारे में आपको ज़्यादा डीप नॉलेज चाहिए, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो आपको डीप नॉलेज चाहिए, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, मैं इसको अभी सॉल्व कर दे रहा हूँ। देखिए, विश्वव्यापी अंतः बैंकीय निधि अंतरण इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली स्विफ्ट का प्रारंभ। देखिए मुझे स्विफ्ट के बारे में थोड़ा सा जानकारी मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। स्विफ्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए, एस मतलब क्या है? सोसाइटी। एस मतलब क्या? सोसाइटी। डब्ल्यू मतलब क्या होगा आपका? वर्ल्ड वाइड, ओके, सोसाइटी वर्ल्ड वाइड। आई मतलब क्या है आपका? इंटरनेशनल। इंटरनेशनल। एफ मतलब क्या है आपका? इसका मतलब शायद फाइनेंस से होता है ना, फाइनेंस से है शायद, फाइनेंस। टी मतलब क्या है? टेली कम्युनिकेशन, ठीक है ना। तो सोसाइटी वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल फाइनेंस टेली कम्युनिकेशन, ऐसा कुछ है। एफ का मतलब शायद कुछ और भी हो सकता है। तो देखिए इसकी जो शुरुआत की गई थी वो कब की गई थी? 2000 के बाद की गई थी, ठीक है ना। तो मुझे यहाँ से आइडिया मिल रहा है कि ये जो हमारा गलत, ये जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। यही हमारा सही आंसर है, ठीक है। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन से मैंने ये क्वेश्चन डिकोड कर लिया, तो आप भी ऐसा ही यूज करिएगा फ्रेंड्स एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 पे चलते हैं। अध्यादेश बनाने की राज्यपाल की शक्ति के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो चलिए ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे ही, लेकिन आप मेरे को बताइए
पहला ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ, अध्यादेश कौन से राष्ट्रपति, जो हमारे राष्ट्र प्रेसिडेंट है, वो अध्यादेश किस आर्टिकल, किस अनुच्छेद के तहत जारी करते हैं, वो क्या अनुच्छेद कौन सा है, 1, 2, 3। तो जो हमारे राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं वो कौन से अनुच्छेद के तहत जारी करते हैं, ये आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। यह एक वैवेविक शक्ति है, अध्यादेश जारी करना एक वैवेविक शक्ति है, मतलब खुद के विवेक पर निर्भर। दूसरा क्या है, किसी भी समय अध्यादेश को वापस लेने के लिए स्वयं राज्यपाल भी सक्षम नहीं है। तो देखिए क्या बोल रहा है कि यह एक वैवेविक शक्ति, इसका मतलब ये कि आप अपने विवेक पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं। गलत है। अध्यादेश हम कब जारी करते हैं फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए आपका दोनों सदन नहीं, आपको लोकसभा और राज्यसभा नहीं चल रहा है, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, हमारे राष्ट्रपति को अगर किसी खास नियम की जरूरत है तो वो अध्यादेश जारी करके उस नियम को लागू कर देते हैं, ठीक है ना, उस नियम को लागू करते हैं। लेकिन जैसे ही आपका लोकसभा और राज्यसभा काम करना स्टार्ट करती हैं तो उस नियम को लोकसभा में, संसद में पेश किया जाता है। अगर वो नियम पास होगा तभी वो कानून बनता है, नहीं तो वो रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो देखिए, तो जो हमारा अध्यादेश है हमेशा हमारे लोकसभा और राज्यसभा के, क्या उसे क्या बोलते हैं, व्हाट शुड आई से, लोकसभा राज्यसभा के रिकमेंडेशन पे ही, ठीक है ना, अध्यादेश लाया जाता है। राष्ट्रपति तो पहले क्या कहते हैं, हमारे जो लोकसभा या हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो रिकमेंड करते हैं राष्ट्रपति को कि वो अध्यादेश जारी करें, इसके बाद ही राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद क्या होता है कि जो राष्ट्रपति अपने विवेक पे जब चाहे वो अध्यादेश को, अपने विवेक पे नहीं फ्रेंड्स, अगेन मैं गलत कर रहा हूँ, राष्ट्रपति फिर से हमारे इसके लोकसभा या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की परामर्श से अध्यादेश को वापस ले सकते हैं, ठीक है ना, किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकते हैं। तो ये जो हमारा दोनों ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, दोनों गलत हो जाएगा, ठीक है ना, ये दोनों गलत हो जाएगा। और जो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ना तो एक ना ही दो, ठीक है ना। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है। तो देखिए बिहार, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। तो आपको ये फाइंड करना है किस राज्य के विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है। देखिए आपको लगेगा बिहार, क्योंकि बिहार एक बड़ा स्टेट है, लेकिन नहीं, पश्चिम बंगाल में विधानसभा की सीटों की संख्या सबसे ज्यादा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। हमारा क्वेश्चन नंबर 98 क्या है, भारत के बौद्ध स्तूपों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, ठीक है ना। तो स्तूप उपासना को प्रचलन में लाने में अशोक ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सही बात हो सकता है, क्योंकि अशोक ने ही सारे स्तूप बनवाए थे। यह बुद्ध और अन्य मठवासियों के स्मृत शेषों के आधार भंडार थे। हो सकता है ये ग्रामीण इलाकों में स्थित थे। ये गलत हो जाएगा फ्रेंड्स। क्या बोल रहा है कि स्तूप ग्रामीण इलाकों में स्थित थे, ये कहना चाह रहा है कि स्तूप मैक्सिमम स्तूप क्या थे, वो ग्रामीण इलाकों में स्थित थे, जबकि ये गलत है। स्तूप ग्रामीण इलाकों में नहीं स्थित थे, ठीक है ना। तो जो इसका सही नहीं ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है ना। यह व्यापार मार्गों के नजदीक थे, तो ये सही है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण समाहित है, ठीक है ना। किस बौद्ध ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण समाहित है। तो कौन सा ग्रंथ है फ्रेंड्स, वो ग्रंथ है हमारा महावंसा, ठीक है ना, याद रखिएगा महावंसा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, ठीक है ना। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 96, ये इंग्लिश वाला सेक्शन है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है ना। स्क्रॉल कर दिया है, आप किसी भी पॉइंट पे उसको रोक करके वीडियो पॉज करके कोई भी सेक्शन पढ़ना चाहते हैं जो आपको हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है तो पढ़ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 96, फर्र ए इजदी का विचार जो मुगल राजतंत्र का आधार था, इनमें से किस सूफी संत द्वारा सबसे पहले विकसित किया गया था। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, मुगल राजतंत्र का आधार क्या था, फर्र ए इजदी का विचार। फर्र ए इजदी का विचार जो था मुगल राजतंत्र का आधार था, ठीक है। हम देखते हैं कैसे, इनमें से किस सूफी संत द्वारा इसे विकसित किया गया। तो देखिए जो फर्र ए इजदी है वो किसके द्वारा विकसित किया गया था, शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी। याद रखिएगा, शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी ने फर्र ए इजदी नाम का विचार विकसित किया था और यह मुगल राजतंत्र का आधार था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विजयनगर साम्राज्य के, हमेशा एक क्वेश्चन विजयनगर साम्राज्य से पूछा जाता रहा है,
और तो हाँ, इस क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन विजयनगर साम्राज्य से लिया है, आया है। विजयनगर साम्राज्य के राजाओं द्वारा धार्मिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले मंच चबूतरों को क्या कहा जाता है? तो दिब्बा कहा जाता है फ्रेंड्स, बहुत सिंपल है, महानवमी दिब्बा कहा जाता है किसी भी चबूतरे को। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, फिनिक्स बस्ती का संस्थापक इनमें से कौन सा था? महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, ठीक है ना, महात्मा गांधी। देखिए फिनिक्स बस्ती के संस्थापक जो थे हमारे कौन से थे? हमारे महात्मा गांधी थे, ठीक है ना। इन्होंने सन 1904 में इंग्लैंड में 100 एकड़ की जमीन खरीदी। इन्होंने सन 1904 में इंग्लैंड में 100 एकड़ की जमीन खरीदी थी, ठीक है ना। किस लिए खरीदी थी? कि ताकि वो अपने जीवन को एक लॉयर से चेंज करके एक पीजेंट के जीवन शैली को वो अनुभव करना चाहते, तो ट्रांसफार्मिंग की लाइफ ट्रांसफार्मिंग की प्रैक्टिस के लिए उन्होंने ये जमीन खरीदी थी, ठीक है ना। अब ये जमीन कहाँ पे है? हमारी साउथ अफ्रीका में है, ठीक है ना, और साउथ अफ्रीका एक टाउन बन चुका है। देखिए एक मैं आपको ट्रिक बताता हूँ फ्रेंड्स, यूपीएससी का अगर कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है ना, और अगर उसके ऑप्शन में महात्मा गांधी दिए हैं और आप बिल्कुल ही डिकोड नहीं कर पा रहे हो, आप बिल्कुल अनेबल उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो उस कंडीशन में जो हमारा राइट आंसर हो जाता है वो क्या होता है? अगर ऑप्शन में महात्मा गांधी दिए हैं तो उसका जो राइट आंसर होगा महात्मा गांधी ही होते हैं, मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। एक स्वस्थ शरीर का मतलब है ऐसा शरीर जो अपनी आत्मा के वशीभूत होता है और एक उपकरण की तरह सदैव इसकी सेवा के लिए तैयार रहता है, ऐसा किसने कहा था? ऐसा कौन कह सकता है? देखिए स्वस्थ शरीर के बारे में बात ही हो रही है, सरदार पटेल नहीं कहेंगे, विंस्टन चर्चिल नहीं कहेंगे, बार्डन पावेल भी नहीं कहेंगे, जो कौन कहेगा वो महात्मा गांधी कहेंगे, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अभी फ्रेंड्स अभी रात के बज रहे हैं कितने? रात के 1 बज रहे हैं, और मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे बार बार जमाई आ रही है, और इसको बताने का एक दूसरा रीजन ये है ताकि आप इंस्पायर हो सको, ठीक है ना। चलिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 92 है। क्या पूछ रहे हैं? ऑलिव रिडले कछुओं के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? विश्व में पाए जाने वाले सभी समुद्री कछुओं में से सबसे छोटे और भरपूर मात्रा में है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो हमारे ऑलिव रिडले कछुए हैं विश्व में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले कछुओं में सर्वाधिक, सब बहुत ज़्यादा और बहुत भरपूर मात्रा में है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये राइट है, राइट ही हमें पता करना था, ये हमें पता चल गया। अगला आगे देख लेते हैं। ये प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागर के उष्ण जल में रहते हैं, ठीक है ना। भारत का कोरोमंडल तट ऑलिव रिडले कछुओं के लिए सबसे बड़ा सामूहिक बसेरा है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। कोरोमंडल तट ऑलिव रिडले कछुओं के लिए सामूहिक बसेरा नहीं, ऑलिव रिडले कछुए सबसे ज्यादा किधर पाए जाते हैं? आपके उड़ीसा साइड में पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागर के उष्ण जल में रहते हैं, ये सही है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए और बी, 1 एंड 2 इज करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ई बीज भारत सरकार की एक राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना के अंतर्गत एक एकीकृत सेवा परियोजना है। मैंने अपने लेबर लॉ के मैराथन वीडियो में भी ई बीज के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया है, तो आप वहां से आइडिया ले सकते हैं। ई बीज भारत सरकार की राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना के अंतर्गत एक एकीकृत सेवा परियोजना है जो 31 मिशन मोड प्रोजेक्टों का हिस्सा है। ई बीज औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की देखरेख और संरक्षण में किसके द्वारा कार्यान्वित किए जा रही है? तो जो हमारी ई बीज है वो किसके साथ मिलकर शुरू की जा रही है? वो है हमारे इन्फोसिस टेक्नोलॉजी लिमिटेड, ठीक है ना। टाटा कंसल्टेंसी कंफ्यूज मत होइएगा, तो इसका राइट आंसर वो क्या है? इन्फोसिस टेक्नोलॉजी लिमिटेड। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। खत्म हो गया, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा जमाई आ रही है, ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स ब्रेक से फिर से स्टार्ट करते हैं, ब्रेक के बाद से, ठीक है ना। तो अभी तक हमने कर लिया था 91 तक, ठीक है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 में, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 90 क्या बोल रहा है? ग्रोथ हिंदी वाले सेक्शन से करते हैं, ठीक है ना। वर्ष 2015-16 के दौरान भारत के निम्नलिखित महत्वपूर्ण उद्योगों में से किस एक में उत्पादन वृद्धि प्रतिशत में ऋणात्मक रही है, ठीक है ना।
तो ये देखिए ऑल टाइप इंडस्ट्री दिया है और 2015-16 के लिए पूछा है। पेपर 18 में हुआ लेकिन पूछ कब रहा है 2015-16 के लिए। बोल रहा है किसके लिए, उत्पादन में वृद्धि दर ऋणात्मक रही है, ठीक है ना। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे लेकिन हमें यहाँ से आइडिया मिल जाएगा, आइडिया कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। तो देखिए ड्यूरिंग कोविड के दौरान जिस भी इंडस्ट्री की हालत खराब थी, मैक्सिमम इंडस्ट्री की हालत खराब थी, सभी माइनस में थी, लेकिन जो इंडस्ट्री अच्छे से काम करी थी वो कौन सी थी हमारी इंडस्ट्री, वो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री थी, ठीक है ना। हमारी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है वो अच्छे से काम कर रही थी। तो यहाँ से हम इस टाइप का आइडिया रख सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को एलिमिनेट करते हैं, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, ठीक है ना। जो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, भारत की राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना NWP वर्ष 2017 से 31 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, ये तीसरी राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना है। NWAP विशिष्ट है क्योंकि भारत ने पहली बार वन्य जीवों पर जलवायु परिवर्तन से पड़ने वाले प्रभावों से संबंधित चिंताओं को स्वीकार किया है। NWP के 10 घटक हैं, जिसका फिर राइट आंसर हो जाएगा वो क्या है, ऑप्शन फर्स्ट एंड ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ओके तो क्या बोल रहा है, क्योंकि ये जो NWAP है, NWAP है तीसरी राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना, याद रखिएगा। NWAP तीसरी राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना है और NWAP विशिष्ट है क्योंकि भारत ने पहली बार वन्य जीवों पर जलवायु परिवर्तन से पड़ने वाले प्रभावों से संबंधित चिंताओं को स्वीकार किया है, ठीक है ना। NWAP के 10 घटक नहीं है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 एंड 2, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 पे चलते हैं। निम्नलिखित में किस संशोधन अधिनियम के तहत भारत संघ में सिक्किम को सम्मिलित किया गया। तो ये काफी डीप पर क्वेश्चन जाके पूछा फ्रेंड्स। तो कौन से संशोधन जिसके तहत भारत में सिक्किम को शामिल किया गया, ठीक है ना। सिक्किम को किस संशोधन के अंतर्गत शामिल किया गया, वो संशोधन क्या, 36वां संशोधन जिसके तहत भारत में सिक्किम को शामिल किया गया, याद रखिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में कौन सा एक देश दो व्यवस्थाओं के सिद्धांत का अनुकरण करते हुए 1997 में चीन का एक हिस्सा बना। तो बहुत इजी फ्रेंड क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसका जो राइट आंसर वो क्या है, हांगकांग। हांगकांग क्या करता है, दो व्यवस्थाएं मतलब दो एडमिनिस्ट्रेशन एंड ए सिंगल कंट्री, ओके, इसको फॉलो करता है। पहले जो हमारा हांगकांग था वो किसकी कॉलोनी थी, वो हमारा इंग्लैंड की कॉलोनी थी, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में राज्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, राज्यों के संबंध में, ठीक है ना। चलिए भारत में राज्यों के उनके पास अपने संविधान नहीं हो सकते, ठीक है, ये तो करेक्ट है। हमें हमें रॉन्ग फाइंड करना है, ठीक है ना, रॉन्ग फाइंड करना, तो ये करेक्ट है। जम्मू कश्मीर राज्य का अपना संविधान है। भारत में राज्यों को भारत संघ से पृथक होने का अधिकार नहीं है, ये भी करेक्ट है, ठीक है। दिल्ली के मंत्रिपरिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% हो सकती है, ये रॉन्ग है फ्रेंड्स, ये रॉन्ग है। क्योंकि देखिए किसी दिल्ली के मंत्रिपरिषद में, ठीक है ना, दिल्ली के मंत्रिपरिषद में सदस्यों की जो विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या है वो 15% से अधिक नहीं हो सकती, ठीक है। और लिखिए इसमें क्या लिखा है कि 15% हो सकती है, और जबकि क्या बोला गया कि 15% या उससे अधिक नहीं हो सकती। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है, इसमें गलत हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 15% हो सकती है लिखा है, जबकि 15% नहीं हो सकती, ये हमारा फैक्ट है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 85, भारत के महान्यायवादी का इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अटॉर्नी जनरल। तो भारत के अटॉर्नी जनरल के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, याद रखिएगा क्या फाइंड करना है, सही नहीं है। वह भारत सरकार का पहला विधि अधिकारी होता है, करेक्ट है। वह एक संसद सदस्य के विशेषाधिकारों के लिए हकदार होता है, ठीक है। तो वह देखिए जो हमारा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है वही एक ऐसा मेंबर है जो लोकसभा या राज्यसभा का पार्ट ना होते हुए भी हाउस को ज्वाइन कर सकता है, ठीक है ना। वह सरकार के लिए एक पूर्णकालिक वकील है, वह सरकार के लिए एक पूर्णकालिक वकील है
उसकी अर्हताएं वही होनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय का एक न्यायाधीश बनने के लिए आवश्यक होती है, ठीक है ना। तो देखिए ये सही है, हमारा जो क्वेश्चन ऑप्शन 4 है वो भी सही है, क्योंकि देखिए जो अटॉर्नी जनरल की योग्यता है वही होनी चाहिए जो एक जो आपके उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट का एक न्यायाधीश बनने का क्वालिटी होनी चाहिए, तभी वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनता है। इसके अलावा वो सरकार के लिए पूर्णकालिक वकील काउंसिल होता है। काउंसिल बोल रहा है कि सरकार के लिए पूर्णकालिक काउंसिल होता है, तो पूर्णकालिक काउंसिल इसका मतलब ये है कि कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई भी सुझाव चाहिए होगा सरकार को, तो वो किससे करेगी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। जबकि हमारे संविधान में ऐसा लिखा है कि सरकार या राष्ट्रपति को अगर किसी भी मुद्दे पर सुझाव की आवश्यकता पड़ती है तो कौन सुझाव दे सकता है, ओनली सुप्रीम कोर्ट दे सकता है, ठीक है ना। तो ये हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो गलत हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये विभिन्न पोस्ट को उनको उनके ऑर्डर में अरेंज करना है, इसलिए मैं इसको लीव कर रहा हूँ। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 10वीं शताब्दी के नालियर दिव्य प्रबंधम के रचयिता कौन है, ठीक है ना। अगेन ये साउथ इंडियन के काव्य से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, तो ठीक है ना। तो याद रखिएगा जो हमारे नालियर थे, ये मैंने आपको एक वीडियो में नैनार का मतलब बताया, ठीक है। नैनार क्या है, अब मैं यहाँ पे नालियर की बात कर रहे हैं हम लोग। तो 10वीं शताब्दी के नालियर दिव्य प्रबंधम के रचयिता कौन है, अलवार। याद रखिएगा अलवार जो है नालियर दिव्य प्रबंधम के रचयिता है, ठीक है ना। चलिए खोज खोजास जो इस्माइली पंथ की एक शाखा है द्वारा विकसित साहित्य विधा का नाम क्या है, ठीक है ना। खोजास जो इस्लाम इस्ला सॉरी इस्माइली पंथ की एक शाखा है द्वारा विकसित साहित्य का विधा का क्या नाम है, जिनान, ठीक है ना। याद रखिएगा जिनान, राइट आंसर ये है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किसानों से इतनी अधिक उगाही की जाती है कि उनके पास अपना पेट भरने के लिए भी मुश्किल से सूखी रोटी ही बचती है। मुगल साम्राज्य में किसानों की दशा के बारे में निम्न उपयुक्त कथन में से किस यूरोपीय यात्री की, मतलब किस यूरोपीय यात्री ने ये कहा है, ठीक है ना। पहला कथन किस यूरोपीय यात्री ने कहा है, देखिए इसका अच्छे से देखिए। फ्रांसिस्को पेल्सर्ट, फ्रैंकोस बर्नोइस एंड जीव बैप्टिस्ट टर्नियर एंड निकोलाउ मैनुची। देखिए जो इसका राइट आंसर वो क्या है, हमारा ऑप्शन ए फ्रांसिस्को पेल्सर्ट, ठीक है ना। फ्रांसिस्को पेल्सर्ट ने ये बात कही थी कि मुगल काल में इतनी बुरी कंडीशन है, किसानों को अपनी इतनी सॉरी किसानों से इतनी अधिक उगाही की जाती है कि उनके पास अपना पेट भरने के लिए केवल सूखी रोटी ही बचती है। किसने बोला था, फ्रांसिस्को पेल्सर्ट ने बोला था, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इंग्लिश वाला वर्जन है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं पॉज करके, ठीक है ना। चलिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है पता करना है, कौन सा रॉन्ग है। अल बरूनी ने सूफी मत के ईश्वरीय प्रेम की पहचान भगवत गीता के समांतर परिच्छेदों में स्वविलोपन के रूप से की है, करेक्ट है, ठीक है ना। अल बरूनी के अनुसार आत्मा संबंधी सूफी सिद्धांत पतंजलि के योग सूत्र के सिद्धांत के समान थे, ये भी करेक्ट है। सूफी मत पर अटयोग के प्रबंध अमृत कुंड का अस्थायी प्रभाव पाया जाता है, ठीक है ना, ये भी सही है। योगियों के साथ हजवीरी का संवाद यह दर्शाता है कि वह मानव शरीर के विभाजन के उनके सिद्धांत से प्रभावित है, ठीक है ना। तो योगियों के साथ हजवीरी का सिद्धांत, देखिए अलबरूनी ने अपने किसी काव्य में हजवीरे के बारे में बात नहीं की है, तो जो इसका ऑप्शन है ये डी है वो रॉन्ग हो जाएगा, और जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बारबेरियन पद के प्रयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। प्रश्न कथन एक क्या है, यह ग्रीक शब्द बारबरस से लिया गया है जिसका अर्थ अग्रीक है। कथन दो, रोमन लोग इस पद का प्रयोग जर्मन जनजातियों गॉल्स और हुरों के लिए करते थे। तो ठीक है ना, देखिए अगर आपने हॉलीवुड मूवी देखी है तो आप वहां से आइडिया कर सकते हो। जो वर्ड बारबरस था, ठीक है ना, जो वहाँ के फोक लोग होते थे, ठीक है ना, और वहाँ की जो जनजातियां होती थी उनके लिए बारबरस शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो ये जो हमारा ऑप्शन कथन एक है करेक्ट है। रोमन लोग उस शब्द का प्रयोग जर्मन जनजातियों के लिए किया जाता था, लेकिन जर्मन के लिए किया जाता था इसके लिए हम श्योर नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जनजातियों के लिए किया जाता था, तो ये भी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सही उत्तर चुनना है तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी केवल एक और दोनों। अगले प्रश्न पर चलते हैं। राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप पुरुष 2017 का विजेता कौन था। तो याद रखिएगा अभी आप 21 का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो 22 में
बैडमिंटन चैंपियनशिप का विजेता पढ़ के जाइएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। करंट का है इसलिए हम इसको लीव कर रहे हैं। विश्व मृदा दिवस 2017 का विषय निम्नलिखित में कौन सा है? ठीक है ना, अब ये 2017 का विषय पूछ रहा है, करंट का, इसलिए हम इसको लीव कर रहे हैं। ठीक है ना, अब चलते हैं, ये भी करंट का इसलिए हम इसको लीव कर रहे हैं। तो करंट में जितने भी इवेंट हुए फ्रेंड्स, उस पर जरूर ध्यान नजर ले, एक बार देख के जाइएगा। ठीक है ना, क्योंकि देखिए लगातार 3 क्वेश्चन करंट से हैं और सब पेपर 2018 में हुआ है, लेकिन सब क्वेश्चन क्या किससे पूछे गए हैं? 2017 से, तो याद रखिएगा। ये हमारा क्वेश्चन सेक्शन का इंग्लिश वाला वर्जन है, हिंदी वाला वर्जन आप आगे देखेंगे। ठीक है ना, चलिए अगर आपको हिंदी में प्रॉब्लम होती है तो आप वीडियो पॉज करके इंग्लिश वाला वर्जन पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए। नवंबर 2017 में मॉन्ट्रियल में संपन्न दक्षिण एशियाई फिल्म, देखिए ये भी करंट से रिलेटेड है, इसलिए हम इसको छोड़ रहे हैं। ठीक है ना, आगे चलते हैं। ये भी करंट का है, इसलिए इसको छोड़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन, भारत की प्रथम लंबी दूरी की अवैधानिक क्रूज मिसाइल जो स्वदेशी, अभिकल्पित और विकसित तथा इसे विभिन्न प्लेटफॉर्मों से तैनात किया जा सकता है, निम्नलिखित में कौन सी है? तो कौन सी मिसाइल है? वो निर्भय है, याद रखिएगा फ्रेंड। जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अस्त्र नहीं है, आकाश नहीं है, शंखनाद नहीं, वो कौन सी है? निर्भय है। क्या खासियत है इसकी? भारत की प्रथम लंबी दूरी की आधुनिक क्रूज मिसाइल है। ठीक है ना, जो स्वदेशी, अभिकल्पित और विकसित है, कंप्लीटली ये इंडिया में डेवलप्ड की गई है। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय तटरक्षक की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ठीक है ना, तो ये तटरक्षक के बारे में ये जियोलॉजी का क्वेश्चन है। ठीक है ना, जियोग्राफी का क्वेश्चन है, सॉरी, तो हम इसको लीव करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि जियोग्राफी हमारी ईपीएफओ के लिए बिल्कुल रेलिवेंट नहीं है। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन में यह विहित किया गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा अथवा राज्यों के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? ठीक है ना, कौन से संशोधन में बात की गई फ्रेंड्स, याद रखिएगा। आपको जो संशोधन है वो क्या है? 91 में, 91 संशोधन में बात की गई है कि मंत्रिपरिषद में टोटल सदस्यों की संख्या, मंत्रियों की संख्या 15% से अधिक नहीं होगी। ठीक है ना, किसके 15% की अधिक नहीं होगी? लोकसभा सेंटर में या हमारे स्टेट में राज्यसभा। ठीक है ना, राज्यसभा के सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक बार रिकॉर्डिंग चेक करना चाहेंगे, चल रही है? ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये इंग्लिश वाला वर्जन है। ठीक है ना, अगर आप देखना चाहें तो पॉज करके देख सकते हैं। ओह, मे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई है फ्रेंड्स, वेट अ मिनट। व्यवस्था के लिए खेद चाहेंगे, ठीक है ना, माफी चाहेंगे। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं फिर से। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? भारत एमटीसीआर में 2016 में शामिल हुआ। भारत ने एनएसजी की सदस्यता के लिए 2016 में एक औपचारिक आवेदन किया। भारत ने 1996 में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन का प्रस्ताव की दिया। 1996 में राष्ट्रमंडल देशों के प्रमुखों की शासकीय बैठक CHOGM माल्टा 2016 में हुई। ठीक है ना, तो अगेन ये टिपिकल क्वेश्चन है और जो करंट से रिलेटेड है थोड़ा थोड़ा, तो हम इसको क्या कर रहे हैं? लीव कर रहे हैं। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ठीक है ना, भारत के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है ना, भारत के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं फाइंड करना है, टिक कर लीजिए। भारत के पास 12 बड़े बंदरगाह और लगभग 200 छोटे बंदरगाह हैं, करेक्ट है। भारत का परिमाण आयतन में 95% और मूल्य में 68% व्यापार नौवहन द्वारा होता है, ये भी करेक्ट है। भारत के परिमाण में 95% और कॉस्ट से 68% जो परिवहन होता है वो किससे होता है? वो पानी के द्वारा होता है। ठीक है ना, सी मार्ग, सी रूट से होता है।
ऑप्शन सी क्या है, भारत की समुद्र तट रेखा लगभग 7500 किलोमीटर है, मैंने आपको बताया है। समुद्री कार्यक्रम 2010-20 में वर्ष 2020 के लिए 300 MT पत्तन भार क्षमता। तो हमारे पास फाइनल ऑप्शन डी बच रहा है, तो यही रॉन्ग हो जाएगा। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है ना, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस टीम को भारत ने महिला हॉकी एशिया कप 2017 का खिताब जीतने के लिए पराजित किया। करंट का क्वेश्चन है, लीव करेंगे। चलिए, भारत के निम्नलिखित में से किस मंदिर ने सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को एशियाई पैसिफिक अवार्ड मेरिट 2017 जीता है। ठीक है ना, तो ये देखिए 2017 का करंट का क्वेश्चन है, इसलिए हम इसको लीव कर रहे हैं। लेकिन इसको लीव करने से पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, अभी एक कोई शिव मंदिर है, अभी कौन सा शिव मंदिर है जिसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अभी एक शिव मंदिर है, कुछ ही दिनों पहले शिव मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया है, उस शिव मंदिर का नाम कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए, संचार मंत्रालय ने हाल ही में दीनदयाल स्पर्श योजना नाम से स्कूली बच्चों के लिए एक सर्व भारत छात्रवृत्ति कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इस योजना को उद्देश्य किसके विस्तार को बढ़ावा देना है, खेल। देखिए, दीनदयाल स्पर्श योजना, ठीक है ना, दीनदयाल स्पर्श योजना किसके लिए, स्कूली बच्चों के लिए एक योजना शुरू हुई है। तो इसका मेन उद्देश्य क्या है, खेल नहीं, खेल इसका उद्देश्य नहीं है, संगीत भी इसका उद्देश्य नहीं है, और वेब डिजाइनिंग तो काफी दूर की बात है। तो जो हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचता है वो क्या है, टिकट संग्रहण। ठीक है ना, टिकट कलेक्शन इसका क्या है, उद्देश्य है मेनली। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। नोबेल प्राइज श्रृंखला वर्ष 2018 विज्ञान प्रभावी जीवनी प्रदर्शनी की मेजबानी, अगेन करंट का क्वेश्चन है, इसलिए हम इसको लीव करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए आइडिया रखना जरूरी है। ये प्रश्न पत्र का इंग्लिश वाला भाग है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 64 क्या बोल रहे हैं, नवंबर 2017 में नई दिल्ली में आयोजित। ठीक है ना, ये भी अगेन करंट का क्वेश्चन है। करंट के काफी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो करंट अच्छे से पढ़ के जाइएगा, यहाँ पे मैं लीव कर रहा हूँ। ठीक है ना, देखिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। असहयोग आंदोलन के बारे में पूछा गया है, देखिए आप कर पाते हैं कि नहीं। ठीक है, कर्नाटक के किसानों की सार्थक भागीदारी इसकी विशिष्टता रही। ऑप्शन टू, मद्रास और महाराष्ट्र में गैर ब्राह्मण निम्न जातियों की भागीदारी इसकी विशिष्टता रही। ऑप्शन थ्री, असम बंगाल और मद्रास जैसे स्थानों में श्रमिक असंतोष की कमी के रूप में इसे चिन्हित किया गया। 1982 में झकझोर देने वाली चौरी चौरा की घटना इस आंदोलन पर बुरा प्रभाव पड़ा, जिसके बाद गांधी जी द्वारा इस आंदोलन को अत्यंत सूक्ष्म पैमाने पर जारी रखने का निर्णय किया गया। तो देखिए 1922 में चौरी चौरा घटना हुई थी, ये तो करेक्ट है। ठीक है ना, ये हमारा करेक्ट है। हमें क्या फाइंड करना है, सही स्टेटमेंट फाइंड करना है। ठीक है ना, अगेन फाइल क्रैश हो चुकी है फ्रेंड्स, अगेन फाइल क्रैश हो चुकी है। ठीक है ना, तो फिर से मैं वीडियो को स्टॉप करता हूँ। चलिए प्रश्न पर आते हैं, असुविधा के लिए खेद है। असहयोग आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, सही हमें फाइंड करना है। ठीक है ना, तो फोर नंबर सही, हमें इतना पता है। ठीक है ना, चलिए, मतलब हमारे ऑप्शन में क्या होना चाहिए, ऑप्शन में 4 होना चाहिए। ठीक है ना, ऑप्शन में 4 होना चाहिए। और किस ऑप्शन में 4 है, वो ऑप्शन क्या है, 1, 2 एंड 4। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है ना, नो नो फ्रेंड्स, वेट अ मिनट। 1922 में झकझोर देने वाली चौरी चौरा की घटना इस आंदोलन पर बुरा प्रभाव पड़ा, और जिसके बाद गांधी जी द्वारा इस आंदोलन को अत्यंत अत्यंत सूक्ष्म पैमाने पर जारी रखने का निर्णय किया गया। क्या बोल रहा है कि गांधी जी द्वारा इसे अत्यंत सूक्ष्म पैमाने पर जारी रखने का निर्णय किया गया। जबकि क्या हुआ था, चौरी चौरा घटना के बाद क्या हुआ था, ये जो हमारा असहयोग आंदोलन कंप्लीटली बंद कर दिया गया था। ठीक है ना, कंप्लीटली बंद कर दिया गया, तो याद रखिए गलत हो जाएगा। असम बंगाल और मद्रास जैसे स्थानों में श्रमिक असंतोषों की कमी के रूप में चिन्हित किया गया। ठीक है ना, तो हमें क्या फाइंड करना है, सही। ये भी गलत हो जाएगा, देखिए क्योंकि बंगाल में, असम बंगाल और मद्रास जैसे श्रमिक स्थानों पर असंतोष की कमी के रूप में, असंतोष की कमी असहयोग आंदोलन में सबसे ज्यादा थी। ठीक है ना, खासकर बंगाल और मद्रास में सबसे ज्यादा थी, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है।
अगले स्टेटमेंट पर चलते हैं। मद्रास और महाराष्ट्र में गैर ब्राह्मण निम्न जातियों की भागीदारी इसकी विशिष्टता रही। गैर ब्राह्मण निम्न जातियों की इसकी विशिष्टता रही, तो ये करेक्ट है फ्रेंड्स, ठीक है ना। देखिए हमारे मद्रास और महाराष्ट्र में जो गैर ब्राह्मण छोटी जातियां थी वो भी असहयोग आंदोलन में उन्होंने भी अच्छे काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, तो ये क्या हो जाएगा, ये सही है। कर्नाटक के किसानों की सार्थक भागीदारी इसकी विशिष्टता रही, ठीक है ना। देखिए कर्नाटक में साउथ, हमारे साउथ स्टेट में मद्रास को छोड़कर कर्नाटक का कहीं उल्लेख नहीं मिलता सहयोग आंदोलन में, तो इसमें हमको डाउट है, तो जिसका राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन टी के, केवल दो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो जिसका ऑप्शन सी है, सॉरी ऑप्शन डी है, वो क्या हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में से निम्नलिखित में कौन सा स्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है। वो स्रोत कौन सा है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, वो स्रोत है सूर्य सूक्त, सूक्त, सॉरी सूर्य सूक्त, ठीक है ना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 12वीं शताब्दी के आसपास इस्लामिक दुनिया के विभिन्न हिस्सों में सूफी सिलसिलों का रूप निर्धारण आरंभ हुआ, जो प्रकट करता है गुरु और श्री के शिष्य के बीच निरंतर संपर्क। ऑप्शन टू, पैगंबर मोहम्मद की अविच्छिन्न आध्यात्मिक वंशावली। ऑप्शन टू, ऑप्शन थ्री, भक्तों की ओर आध्यात्मिक शक्ति और आशीष का हस्तांतरण, ठीक है ना। तो क्या प्रदर्शित करता है, ये तीनों चीज प्रदर्शित करता है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि जो हमारा सूफी सिलसिलों का जो स्टार्ट हुआ था वो तीनों इसकी विशेषताएं कि गुरु और शिष्य के बीच निरंतर संपर्क, पैगंबर मोहम्मद की अविच्छिन्न आध्यात्मिक वंशावली, भक्तों की ओर आध्यात्मिक शक्ति और आशीष का हस्तांतरण। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये प्रश्न पत्र का इंग्लिश वाला, इंग्लिश भाषा का पार्ट है। चलिए, संत कबीर, संत कवि कबीर से संबंधित छंदों का संग्रह निम्नलिखित में से किन परंपराओं में किया गया है। तो ऑप्शन वन, बीजक वाराणसी वाला।